Good morning to all of you and welcome to our 12th political science class. We have to start with the paragraph 4 of page 66-67. Pakistan and Bangladesh have experienced both civilian and military rulers. With Bangladesh remaining a democracy in the post-Cold War period, Pakistan began the post-Cold War period with the successive democratic governments under Benazir Bhutto and Nawaz Sharif, respectively. But it suffered a military coup in 1999 and has been ruined by a military regime since then. Till 2006, Nepal was a constitutional monarchy with the danger of the king taking over executive powers in 2006. A successful popular uprising led to the restoration of democracy and reduced the king to a nominal position. From the experience of Bangladesh and Nepal, we can say that democracy is becoming an accepted norm in the entire region of South Asia. अब अगर अपन इस पैराग्राफ को समझते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी और मिलिट्री यानी कि डेमोक्रेसी और सैनिक दोनों ही तरह के नेताओं का शासन रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। और पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के मतलब कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद के सालों में बांग्लादेश में तो लगातार क्या है, डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में कोल्ड वॉर के बाद के सालों में लगातार 2 बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। पहली गवर्नमेंट बनी बेनजीर भुट्टो की और दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई नवाज शरीफ के अंदर यानी कि नेतृत्व के अंदर या लीडरशिप के अंदर। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हो गया यानी कि मिलिट्री ने अपने हाथ में ले लिया। तब से यहाँ पे सैनिक शासन है। बट अगर आपके पास न्यू बुक के अंदर कुछ आगे तो नहीं लिखा हुआ, यहीं तक ही लिखा हुआ है ना। इस विजय लक्ष्मी 2019 की बुक है बिल्कुल से। अगर कहीं पे अगर यहाँ पे अगर डेटा मिस्टेक हो तो मेरे को बोल देना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं डेटा मिस्टेक हो सकता है अगर किसी के पास नई बुक हो तो। क्योंकि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है 1999 से अब तक सैनिक शासन है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट सैनिक शासन नहीं है। एट प्रेजेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इमरान खान की। ठीक है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ किसी की बुक में। ठीक है, तो अब 2006 में 2006 तक नेपाल में जो रूल था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर ये होता है बेटा, राजा भी होता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। राजा भी होता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, नहीं तो खाली सिविलियन गवर्नमेंट सिंस 2008। ओके, 1999 में जो एक मिनट मैं आपको बता देता हूं। बट इट सफर्ड ऑन मिलिट्री कूप इन 1999 एंड हैज बीन रन बाय मिलिट्री regime since then, and after that civilian government till 2008। ये लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट 2008 तक। अब अपन नेपाल की तरफ चलते हैं तो नेपाल के अंदर 2006 तक 2006 तक क्या था, नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी यानी कि राजा भी था और कॉन्स्टिट्यूशन भी था। अब वहां के जो लोग थे उनको इस बात का खतरा लग रहा था कि राजा जो है वो सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स अपने हाथ में ले सकता है नेपाल के अंदर। तो नेपाल में 2006 के अंदर एक बहुत बड़ा
जिसको अपन बोल सकते हैं जन विद्रोह, लोगों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। और फिर 2006 में यहाँ पर नेपाल के अंदर भी क्या हुई, डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, यानी कि डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई 2006 में नेपाल में। और राजा की जो हैसियत थी, राजा की जो है हैसियत थी वो अब क्या हो गई, नहीं के बराबर रह गई नेपाल के अंदर। यानी कि अब उससे सारे जो राइट्स थी, वो जितने भी अधिकार थे राजा के पास, वो सारे हट गए और किस में आ गए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आ गए। और अगर अपन देखें बांग्लादेश और नेपाल का जो एक्सपीरियंस है, या बांग्लादेश और नेपाल के का जो अनुभव अपने सामने आया है, उसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि पूरे साउथ एशिया के अंदर ये डेमोक्रेसी जो है, एक मिनट बेटा मैं बता रहा हूं मोना, डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, यहाँ का जो फेवरेट गवर्नमेंट के रूप के अंदर सामने आई है पूरे साउथ एशिया के अंदर। हाँ, मोनार्की जो है वो 2008 के अंदर पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि 2006 के अंदर डेमोक्रेसी स्थापना स्टार्ट हुई और 2 साल के अंदर इनका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो भी था वो बन गया। और 2008 के अंदर नेपाल के अंदर क्या थी, मोनार्की बिल्कुल ही टोटली खत्म हो गई, यानी कि जो किंगशिप थी वो टोटली खत्म हो गई और राजा की हैसियत बिल्कुल नहीं के बराबर रह गई। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? अपने अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए, मेरे यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है। प्लीज म्यूट योर माइक्स, अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया? आगे चलें। क्लियर टू एवरीवन? Okay, now next paragraph. Similar changes are taking place in the two smallest countries of the region. Bhutan is still a monarchy, but the king initiated plans for its transition to multi-party democracy. The Maldives, the other island nation, was a sultanate till 1968, when it was transformed into a republic with a presidential form of government. In June 2005, the Parliament of the Maldives voted unanimously to introduce a multi-party system. The Maldivian Democratic Party dominates the political affairs of the island. Democratic strengthened in the Maldives after the 2005 elections, when some opposition parties were legalized. So, जो अपने साउथ एशिया के जो दो सबसे छोटे देश हैं, में भी ऐसा ही बदलाव अपने को देखने को मिल रहा है। भूटान में अब भी राजा का राज चल रहा है, लेकिन यहाँ राजा जो है, भूटान का जो राजा है, उसने क्या घोषणा कर दी कि भाई हमारे देश में भी मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए, और उसने इसके लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी, योजना भी शुरू कर दी। और दूसरा जो आइलैंड नेशन है मालदीव, वो 1968 तक सल्तनत हुआ करती थी, यानी कि राजाओं का रूल हुआ करता था, सुल्तान का रूल हुआ करता था मालदीव के अंदर 1968 तक। और फिर 1968 में ये एक रिपब्लिक बना, और यहाँ पे जो सिस्टम हुआ वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है? और 2005 के जून में जो मालदीव की जो पार्लियामेंट है, उसने क्या किया, एक मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए यूनानिमसली, यानी कि बहुत खुल करके मतदान किया कि देश के अंदर कौन सा होना चाहिए, एक ही पार्टी नहीं होनी चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। और बाद में इसको क्या कर दिया गया, ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो संसद ने इसको पास किया था, बाद में जितनी भी छोटी मोटी पार्टीज थी या बड़ी पार्टीज थी, सब उनमें से कुछ एक पार्टीज को लीगलाइज कर दिया गया कि ये देश के अंदर खाली एक ही पार्टी नहीं होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, सबको कानूनी अधिकार
दे दिए गए थे मालदीव्स में भी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के अंदर? मेन पार्टी जो है इसकी मालदीव्स की वो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी। डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चल रहे हैं अपन। Despite the mixed record of the democratic experience, the people in all these countries share the aspiration of democracy. A recent survey of the attitudes of the people in the 5 big countries of the region showed that there is a widespread support for democracy in all these countries. Ordinary citizens, rich as well as poor and belonging to different religions, view the idea of democracy positively and support the institution of representative democracy. They prefer democracy over any other form of democracy. अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। They prefer democracy, डेमोक्रेसी को वो प्रिफर कर रहे हैं ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे इस मतलब का इस सेंटेंस का मतलब आप अच्छी तरह समझ लीजिए। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, दे प्रिफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मींस दे प्रिफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये, यानी कि किसी भी तरह की सरकार से ज्यादा लोग सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं? डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है ना, इसके आगे आप ब्रैकेट में गवर्नमेंट लिख दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे यहाँ पे डेमोक्रेसी से क्या मतलब निकल रहा है। दूसरी किसी भी सरकार का है, दूसरी किसी भी दूसरी गवर्नमेंट का मतलब निकल रहा है। ठीक है? एंड थिंक दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। These are significant findings, for it was earlier believed that democracy could flourish and find support only in prosperous countries of the world. In that sense, the South Asian experience of democracy has expanded the global imagination of democracy. तो इस पूरे पैराग्राफ को अगर अपन देखते हैं और इसका मतलब निकालते हैं तो इसका सीधा सीधा सिंपल सेंस ये निकलता है कि साउथ एशिया में डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड क्या है? मिला जुला रहा। इसके बावजूद साउथ एशियन कंट्रीज की जनता जो है डेमोक्रेसी की आकांक्षाओं में सहभागी है, यानी कि वो डेमोक्रेसी ही चाहती है। इस रीजन के या इस क्षेत्र के या इस एरिया के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वे किया गया और सर्वे से ये बात पता चली कि इन 5 देशों में डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा जन समर्थक है, यानी कि लोगों का समर्थन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा है इन बड़े 5 देशों में। इन देशों में हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग और आम नागरिक डेमोक्रेसी को ही अच्छा मानते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी का हिंदी वर्ड होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र को ही अच्छा मानते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेटा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये होती है, अपने यहाँ पे क्या है, इलेक्शंस होते हैं, ये ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। क्यों? क्योंकि अपन इतने सारे लोग जाकर के पार्लियामेंट में जाकर के नहीं बैठ सकते, इसलिए अपन क्या करते हैं कि अपने एरिया से कोई एमएलए या एमपी को चुन लेते हैं और वो अपना क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अपने बिहाफ पे वहां पे काम करता है। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो लोग क्या है, जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को ही अच्छा मानते हैं और कौन सी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही वो समर्थन करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इन देशों के लोग शासन की, यानी कि किसी और प्रणाली, जैसा मैंने बताया ना, दे प्रिफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मींस यहाँ के लोग जो हैं
डेमोक्रेसी को ही प्रिफर करते हैं किसी और दूसरी शासन प्रणाली से, यानी कि किसी और दूसरे रूल से या और किसी दूसरे गवर्नमेंट से, और मानते हैं कि उनके देश के लिए डेमोक्रेसी ही ठीक है। और ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये माना जाता रहा है कि डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया के जो प्रॉस्परस देश है, रिच कंट्रीज हैं, उनमें ही फल फूल सकता है, पहले ये माना जाता था। अब इस लिहाज से अगर अपन देखते हैं तो जो साउथ एशिया के जो डेमोक्रेसी का जो एक्सपीरियंस अपने को मिलता है, उससे ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर ये जो धारणा थी, ये जो कंसेप्ट था कि डेमोक्रेसी खाली दुनिया के अमीर देशों के अंदर ही फल फूल सकती है, वो उस कंसेप्ट को, उस धारणा यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, और डेमोक्रेसी का जो दायरा है वो और बड़ा। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया सबको? अनुष्का क्लियर हो गया, पायल, विजय लक्ष्मी, रैना, मिताली, ओके। तो let us look at the experience of democracy in each of the in each of the four big countries of the region other than India. तो आइए अपन हम देखते हैं या हम देखें कि भारत को छोड़कर साउथ एशिया के अन्य 4 बड़े देशों में डेमोक्रेसी का अनुभव कैसा रहा। अब इंडिया को छोड़ देते हैं, इंडिया के तो अपन अभी पढ़ेंगे ही, पूरी एक बुक बाकी है अपनी पूरी पढ़नी है, इंडिया के बारे में तो अपन पढ़ेंगे। बट इंडिया को छोड़ करके अब अपन बाकी के जो 4 बड़े देश हैं साउथ एशिया के अंदर, उनके अंदर डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा है अभी तक, उनके बारे में अब अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक बड़ा देश है जो कि अपना सारी नेबर्स हैं अपने, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर अपन देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या है। द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में मिलिट्री और डेमोक्रेसी दोनों, यानी कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। After Pakistan framed its first constitution, General Ayub Khan took over the administration of the country and soon got himself elected. He had to give up office when there was a popular dissatisfaction against his rule. This gave way to a military takeover once again under General Yahya Khan. During Yahya's military rule, Pakistan faced the Bangladesh crisis, and after a war with India in 1971, East Pakistan broke away to emerge as an independent country called Bangladesh. After this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan from 1971 to 1977. The Bhutto government was removed by General Zia-ul Haq in 1977. General Zia faced pro-democracy movement from 1982 onwards, and an elected democratic government was established once again in 1988 under the leadership of Benazir Bhutto. In the period that followed, Pakistani politics centered around the competition between her party, the Pakistan People's Party, and the Muslim League. This phase of elective democracy lasted till 1999, when the army stepped in again and General Pervez Musharraf removed Prime Minister Nawaz Sharif. In 2001, General Musharraf got himself elected as the President of Pakistan. As the President, Pakistan continues to be ruled by the army, though army rulers have
held some elections to give their rule a democratic image. कुछ इसमें चेंजेस तो नहीं है इस पैराग्राफ के अंदर, यहीं तक ही है। जिसके पास नई बुक है, अगर कोई चेंजेस हैं तो अभी मेरे को क्लियर कर दो कि सर यहाँ पे चेंजेस है। कोई चेंजेस तो नहीं है? ठीक है, तो अब देखिए बेटा, इसको मैं एक स्टोरी के रूप में आपको बताता हूं, एक कहानी के रूप में समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक, ओके पायल, ओके, थैंक यू विजय लक्ष्मी एंड थैंक यू पायल फॉर लेटिंग मी नो दैट देयर इज नो चेंज इन द टॉपिक। तो इसको मैं आपको एक स्टोरी के रूप में समझाता हूं। आप इसको एक ऐसा समझिए कि एक राज्य है, ठीक है, वो आजाद हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल एक स्टोरी के रूप में आपको बताऊंगा। थैंक यू अनुष्का। सो पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपने आप को निर्वाचित घोषित भी कर लिया, यानी कि इलेक्टेड। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद, यानी कि जो भी उनका प्रेसिडेंट का पद था, वो छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया, फिर मिलिट्री रूल हो गया। देखिए कैसे चला, बच्चे मैं एक स्टोरी के रूप में बता रहा हूं। पहले अयूब खान था, उसने अपना आपको इलेक्टेड कर लिया। बेटा म्यूट योर माइक्स अगर आपको कुछ, बेटा आप आपके माइक्स म्यूट कर लीजिए। प्लीज म्यूट योर माइक्स। अब देखिए, अब इस पैराग्राफ को कल ही लेना पड़ेगा। अब आपका हिस्ट्री की क्लास का टाइम हो गया, एग्जैक्टली 10:30 हो गए। यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे लिखा हुआ आ गया एंड मीटिंग। तो अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और